नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं, बायोलॉजी की बात करेंगे और यह प्रैक्टिस सेट नंबर 8वां आपका प्रैक्टिस सेट रहने वाला है आपके ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। इसके पहले प्रैक्टिस सेट की लिंक यहाँ पे ऑलरेडी दे दी गई है, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो सारे प्रैक्टिस सेट अटेंड कीजिएगा जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके नए एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे संभावित प्रश्न रखे गए हैं, चूज किए गए हैं, कलेक्ट किए गए हैं। तो सभी लोग तैयार हो जाइए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न अटेंड करने के लिए, 50 में से अपना फीडबैक करने के लिए, अपना स्कोर चेक करने के लिए। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। आइए बात करते हैं पहले प्रश्न की। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक अतिरिक्त एक्स गुण सूत्र के कारण उत्पन्न होता है? टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, अतिमादा या डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं जिनमें एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र के कारण जो है उत्पन्न होता है वह हमारा कौन सा कहला जाता है? वह क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात करते हैं। दोस्तों, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति के एक अथवा अधिक संख्या में अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र, एक्स गुणसूत्र हमारा कौन होता है? एक्स एक्स वाई या एक्स 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 वाई, ये होते हैं, उपस्थित होते हैं। और इस सिंड्रोम से पीड़ित मनुष्य क्या होते हैं? बंद होते हैं, यानी उनके वृषण छोटे अथवा अविकसित तथा टांगे लंबी होती हैं तथा स्त्रियों के समान लक्षण जैसे वृक्षों का विकास यह उत्पन्न हो जाता है। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के कारण होता है, इसका रीजन होता है। दूसरा प्रश्न है, प्राचीनतम कशेरुकी है? ADH है, FSH है, LH है या STH की बात करते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, कि प्राचीनतम जो कशेरुकी कहलाता है दोस्तों, वह आपका ADH कहलाता है। उपसंग वर्टिब्रेटा के वर्ग आस्टेकोडर्मस में सर्वाधिक प्राचीन जो होता है कशेरुकी जंतु सम्मिलित है, जो अब विलुप्त हो चुके हैं, जैसे आपका सिफेलेस्प्रिस हो गया, ड्रेपेनिस्पिस हो गया, ये चीजें होती। तो ADH की बात करते हैं। इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न है, 53 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किसे जो है मानव जनसंख्या नियंत्रण में प्रयोग किया जाता है? एस्ट्रोजन प्लस प्रोटोजेस्टेरॉन, IUCD और ATP, ट्यूबेक्टोमी तथा वैसेक्टोमी या उपरोक्त सभी का। तो मानव जनसंख्या नियंत्रण में किसका प्रयोग किया जाता है? और वह दोस्तों एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का भी किया जाता है, IUCD और MTP का भी, ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी, इन सभी का किया जाता है, यानी उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन की विभिन्न विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। पहला होता है हार्मोनल विधि। इसमें क्या होता है? गर्भ निरोधक गोलियां जिसमें एस्ट्रोजन तथा आपके प्रोजेस्टेरॉन, जो पहला ऑप्शन दिया गया है, ये हार्मोन प्रमुख संघटक होते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा होता है यांत्रिक निरोधन विधि, अंतः गर्भसयी निरोधक युक्ति अथवा IUCD का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रकार है ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी, यानी शल्य बंध्याकरण विधि, ट्यूबेक्टोमी या शल्य चिकित्सक द्वारा फैलोपियन नलिकाओं का निष्कासन, या कह सकते हैं वैसेक्टोमी शल्य चिकित्सा द्वारा शुक्रवाहिकों का निष्कासन द्वारा किया जाता है। इसके बाद है 54 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन B12 की कमी से, यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, ठीक है, तो विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग जो होता है परनीसियम रक्ताल्पता। विटामिन B12 को साइनो कोबाल एमीन की भी कहा जाता है और इसकी कमी से परनीसियस रक्ताल्पता उत्पन्न हो जाता है। इसके अतिरिक्त तंत्रिका तंतुओं का अमायलिनीकरण, या कह सकते हैं इसे ग्लासाइटिस या जिह्वा शोथ इत्यादि रोग भी इससे हो जाते हैं। तो परनीसियस रक्ताल्पता की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि इस स्तनधारियों के वृक्क तथा कंकाल में क्या समानता होती है? कर्टेक्स की, मेडुला की, पेल्विस की या रेडियस की समानता होती है? तो स्तनधारियों के वृक्क तथा कंकाल में किसकी समानता होती है दोस्तों? तो वह आपके पेल्विस।
पेल्विस शब्द वृक्क तथा स्तनधारियों के कंकाल दोनों के संबंध में प्रयोग किया जाता है। वृक्क के संबंध में इसका प्रयोग वृक्क में उपस्थित एक कक्ष के लिए किया जाता है, जिससे मूत्र वृक्क नलिकाओं से मूत्र वाहिका में जाने को पूर्व गुजरता है। और स्तनधारियों के कंकाल की जस से पेल्विस शब्द जो होता है श्रोणि मेखला से संबंधित होता है। किसके? श्रोणि मेखला की बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि संघ वर्ग उदाहरण का कौन सा मिलान हमारा सही हो जाता है? तो संघ वर्ग का उदाहरण हमारा प्रोटोजोआ, मैस्टिगोफोरा, एंट अमीबा, मोलस्का, बाइवाल्विया, पिंकटाडा, आर्थ्रोपोडा, डिप्लोपोडा, स्कोलोपेंड्रा या कार्डेटा, साइक्लोस्टोमेटा या फ्राइनोसोमा की बात करते। तो संघ वर्ग उदाहरण का सही मिलान यहाँ पे पूछा जा रहा है और वह हमारा होता है मोलस्का, बाइवाल्विया और पिंकटाटा की बात करते हैं। ऑक्सीटिंग जो आपके पिंकटाटा का बाइवाल्व जो होता है वह मोलस्क कहलाता है, जिसे समानता युक्त या समानता मुक्त सीप या पर्ल आयस्टर कहा जाता है। यह उपवर्ग लेमेली ब्रेंकिया वर्ग बाइवाल्विया अथवा पेलिसिपोडा संघ मोलस्का तथा जगत जंतु से आपका संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, नोट कीजिएगा। मेरे सभी प्यारे में टीचर्स बंधु, शिक्षक बंधु सभी कमेंट कीजिएगा जिनका सपना है टीटी एग्जाम को 101% फतेह करना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। दोस्तों, ऑक्सीटिन कोशिकाएं स्रावित होती हैं, किसमें होती हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, टिप्सिम हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पिप्सिनोजन की बात करते हैं। तो ऑक्सीटिन कोशिकाएं स्रावित होती हैं, किसमें स्रावित होती हैं? तो आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये कोशिकाएं HCl तथा कैसल्स अंतर कारक का स्त्रावण करती हैं और HCl आपके जठरी रस का pH मान लगभग कितना होता है? 2.0 के आसपास बनाए रखता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि जैव प्रौद्योगिकी से उत्पन्न हुआ है ट्रांसजेनिक फसल, GM फसल, ह्यूमुलिन, जैविक खाद या उपरोक्त सभी। तो जैव प्रौद्योगिकी से क्या क्या उत्पन्न हुए हैं? तो जैव प्रौद्योगिकी से आपका ट्रांसजेनिक फसल, GM फसल भी आपका उत्पन्न हुआ है, ह्यूमुलिन भी हुआ है, जैविक खाद भी हुई है। अर्थात जो उपरोक्त सभी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है कि इपीमाइसियम, पेरीमाइसियम तथा एंडोमाइसियम किस में पाया जाता है? तंत्रिका में, रुधिर वाहिकाओं में, रेखित पेशी में या गर्भाशय में पाया जाता है? तो इपीमाइसियम, पेरीमाइसियम और एंडोमाइसियम किस में पाए जाते हैं? ये दोस्तों आपके रेखित पेशी में पाए जाते हैं। रेखित अथवा इसे कंकाली या ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं। ये अलग अलग पेशी तंतुओं के समूहों के रूप में व्यवस्थित होती हैं। इन समूहों को फैसिकुली कहते हैं और ये संयोजी ऊतक की 3 परतों होती हैं। इपीमाइसिस, पेरीमाइसिस और एंडोमाइसिस की बात करते हैं। इनके द्वारा जो है ढके रहते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है ध्यानपूर्वक समझिएगा और अपना अपना फीडबैक कीजिएगा कि जनन द्रव्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? मेंडल, वीजमान, लेमार्क या हैकल की बात करते हैं। तो जनन द्रव्य के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसके द्वारा किया गया था? तो हम बात करेंगे वीजमान। जनन द्रव्य की आपके निरंतरता का सिद्धांत एक जर्मन जीवशास्त्री आपके ऑगस्ट वीजमान जो है 1892 में इस पर किया गया था। ऑगस्ट वीजमान की बात करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है कि जीवन का आरंभ किसमें हुआ है? प्रीकैम्बियन में, सीनोजोइक में, पोलियोजोइक में या मीसोजोइक में हुआ है? तो आप सभी लोग जानते हैं जीवन का आरंभ किसमें हुआ है? सभी लोग बताइए। जीवन का आरंभ आपके प्रीकैम्ब्रियन में हुआ है। देखिए, पृथ्वी पर जीवन के रूप में प्रथम कोशिका की उत्पत्ति लगभग दोस्तों 3900 टू 3500 मिलियन वर्ष पूर्व प्रीकैम्ब्रियन युग के दौरान हुई थी और इस प्रथम जीवित कोशिका को आदि कोशिका या प्रोटोसेल या इबोबायोंट या प्रोटोबायोंट कहा गया है, जिससे प्रोकैरियोटिक कोशिका का विकास हुआ है। तो प्री कैम्ब्रियन की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शरीर के हिस्से में सांख्यिकी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? सतत परिवर्तन, असतत परिवर्तन, गणनीय परिवर्तन या स्वतः परिवर्तन कहा जाता है। तो शरीर के हिस्से में सांख्यिकी परिवर्तन को क्या कहा जाता है?
और ये कहा जाता है दोस्तों आपके गणनीय परिवर्तन। गणनीय मेरिस्टिक विभिन्नताओं के अंतर्गत शरीर के अंगों की संख्या में होने वाले परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इसे वर्गकीय लक्षणों जैसे धब्बों, कशेरुकों इत्यादि में संख्यात्मक परिवर्तन के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे गणनीय परिवर्तन की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है बहुत ही सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी के दृष्टि से देखा जाए। शराब पीने की लत से क्या होता है? सिरोसिस, एपिलेप्सी, न्यूरोपैथी या साइकोसिस की बात करते हैं। तो शराब पीने की लत, सबसे पहले लीवर इसमें डैमेज होता है, सभी लोग जानते हैं। तो शराब पीने की लत से क्या होता है? तो हम बात करेंगे आपकी सिरोसिस, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि रुधिर किस प्रकार का ऊतक होता है? एरियोलर ऊतक, संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक, ये जालीदार संयोजी ऊतक की बात करते हैं। तो रुधिर किस प्रकार का ऊतक कहला जाता है? तो जो रुधिर होता है दोस्तों वह आपका तरल संयोजी ऊतक कहला जाता है। देखिए, रक्त एक जीवित संवाहिनी तरल संयोजी ऊतक होता है। रुधिर मतलब रक्त की बात कर रहे हैं, ब्लड की बात कर रहे हैं। तो ये क्या होता है? जीवित संवाहिनी तरल संयोजी ऊतक होता है, जो लगभग दोस्तों आपका 60% प्लाज्मा और 40% आपका रक्त कोशिका एवं आपके प्लेटलेट्स के द्वारा जो है निर्मित होते हैं। अगला जो प्रश्न है, किसको भ्रूण का मूत्राशय मानते हैं? एमनियोन, एलेंटाइस, कोरियान या कोसपीतक की बात कर रहे हैं। तो किसको भ्रूण का मूत्राशय मानते हैं? वह हम बात करेंगे आपके एलेंटाइस की बात करेंगे। एलेंटाइस या बाह्यभ्रूणी कला, जो पश्चांत्र अतिवृद्धि के रूप में विकसित होती है और सरीसृपों तथा पक्षियों के अंडों में यह मूत्राशय के समान कार्य करती है। और तो हम बात करेंगे आपके एलेंटाइस की बात करते हैं। अगला, यूरिया संश्लेषण कहाँ होता है? सभी लोग जानते हैं, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। यूरिया का संश्लेषण किस में होता है? सभी लोग बताइए। वृक्क में, यकृत में, मस्तिष्क में या पेशी में होता है? तो अमोनिया, किसकी बात करेंगे? अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से यूरिया का निर्माण यकृत में आर्नथीन चक्र तथा क्रेब्स हेंसिलियट चक्र द्वारा होता है और इस चक्र में सभी एंजाइमेटिक होते हैं। तो यूरिया का संश्लेषण कहाँ से होता है? तो यूरिया का निर्माण जो है यकृत में आर्निथीन चक्र या क्रेब्स हेंसिलियट चक्र द्वारा होता है। तो संश्लेषण आपके यकृत की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, रजोधर्म होता है एकाएक पुटक उत्तेजक हार्मोन की कमी से, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बढ़ने से, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन की कमी से, या इनमें से कोई नहीं। तो रजोधर्म होता है एकाएक, किसमें होता है? तो रजोधर्म जो होता है एकाएक एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन की कमी से होता है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है इंटरेस्टेड प्रश्न, ध्यान दीजिएगा कि वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में पाई जाने वाली अवस्था कहलाती है क्रेब चक्र, ग्लाइकोलिसिस या ईटीएस की बात करते हैं। वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में पाई जाने वाली जो अवस्था कहलाती है वह हमारी ग्लाइकोलिस की बात कर रहे हैं। किसकी बात करेंगे? ग्लाइकोलिसिस की बात कर रहे हैं। देखिए, ग्लाइकोलिसिस श्वसन की एक अनिवार्य एवं प्रथम अवस्था है। यह वायवीय एवं अवायवीय दोनों प्रकार के श्वसन में पाई जाती है और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों प्रकार के जीवों के सभी जीवित कोशिकाओं में कोशिका द्रव में यह संपन्न होती है। किसमें? कोशिका द्रव में यह संपन्न होती है। अगला प्रश्न है, सभी यहाँ पे कमेंट करते रहिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी को कायम रखिएगा, सिलेक्शन बरकरार है, टीटी एग्जाम का फतेह करने का वो टाइम बरकरार है। बस पेशेंस बनाए रखना है, प्रिपरेशन को जारी रखना है, टीटी एग्जाम को 101% फतेह करना है विद जायसवाल सर। शिक्षा ही प्रकाश है, राष्ट्रहित में शिक्षा की बात करते हैं, फ्री ऑफ क्लासेज की बात करते हैं, आपको फ्री ऑफ नोट्स की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों कि अगर एक स्त्री गर्भाधारण करती है तो कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक की बात करते हैं। तो अगर एक स्त्री गर्भाधारण करती है तो वह कौन सा हार्मोन जो है स्रावित करती है? और वह हार्मोन होता है कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक। यदि निषेचन सफल होता है तथा एंडोमेट्रियस में भ्रूण का रोपण हो जाता है
तो विकसित होने वाले अपरा की ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन अथवा इसे हम क्या कहते हैं HCG का स्त्रावण करती है। और ये हार्मोन जो होता है आपके LH के समान एस्टेडियाल के स्तर को बनाए रखने में सहायता करता है। और ये दोनों हार्मोन गर्भाशयी एंडोमेटियम के विखंडन को रोक देते हैं और जिससे आर्तव्य रक्तस्राव रुक जाता है, जो गर्भावस्था का प्रथम चिन्ह होता है। तो कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिक की बात कर रहे हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है दोस्तों, मधुमक्खी पालन का वास्तविक उत्पाद क्या होता है? तो मधुमक्खी पालन का वास्तविक उत्पाद जो होता है मधु शहद भी होता है और मधुमोम भी होता है, दोनों होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? अगला प्रश्न दोस्तों इंटरेस्टेड प्रश्न है कि कॉक्लिया का कौन सा भाग मोटा होकर कॉर्टाई का अंग बनाता है? तो कॉक्लिया का वह भाग जो मोटा होकर कॉर्टाई का अंग बनाता है वह हमारा बेसलर झिल्ली कहलाती है। स्केला मीडिया किसकी बात करेंगे? स्केला मीडिया, इसी को है बेसलर कला या फर्श अपनी मध्यलंब रेखा के साथ साथ भीतरी ओर ये मोटा हो जाता है, फूल कर अंतःलिम्फ में एक संवेदी उभार का निर्माण करता है जिसे कार्टाई का अंग कहते हैं और यह अंग श्रवण क्रिया से संबंधित होता है। अगला जो प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि कॉपर्स ल्यूटियम उत्पन्न करता है, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन उत्पन्न करता है, आपका ल्यूटियोट्रोपिन हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात करते हैं। तो कार्पस ल्यूटियम उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है दोस्तों? ये आपका प्रोजेस्टेरॉन उत्पन्न करता है। कार्पस ल्यूमियम जो होता है यह एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति कार्य करती है और प्रोजेस्टेरॉन एवं ग्लेस्टिन हार्मोन स्रावित करता है। प्रोजेस्टेरॉन के साथ साथ एक हार्मोन कौन सा है आपका? है रिलैक्सिन। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पैपिलरी पेशियां स्तनी के किस भाग में पाई जाती हैं? औलिंद में, निलय में, कर्ण पल्लव में या नेत्र में पाई जाती हैं? तो पैपिलरी जो पेशियां जो होती हैं स्तनी के किस भाग में पाई जाती हैं? तो ये आपके निलय में पाई जाती हैं। हृदय के निलय के भीतरी भित्त के निचले भाग से जुड़ी होती हैं और इनका संबंध जो है कार्डा टेंडिनी से होता है, जो कि दाएं निलय के ट्राइकिस्पिड कपाट तथा बाएं निलय के मिटल कपाट से यह जुड़ी हुई होती हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि एमिनो अम्ल वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल से ग्लूकोज बनने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ग्लाइकोजेनेरिन कहा जाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस की बात करेंगे, ग्लाइकोजिनोलिसिस की बात करेंगे, ग्लाइकोलिसिस की बात करेंगे। तो अमीनो अम्ल वसा अम्ल ग्लिसरॉल से ग्लूकोज बनने की क्रिया को क्या कहा जाता है? उसे दोस्तों ग्लूकोनियोजेनेस कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों को सही कर लेना। इसके बाद अगला प्रश्न है कि द्विध्रुवी तंत्र कोशिकाओं में पाई जाती है, क्या पाई जाती है? जो द्विध्रुवी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं उनमें कशेरुकी भ्रूण, नेत्र की रेटिना, मस्तिष्क एवं रीढ़ रज्जु या कंकाल पेशियां में पाई जाती है। तो द्विध्रुवी तंत्रिका जो कोशिकाएं होती हैं किस में पाई जाती हैं? सभी लोग बताइएगा। तो ये दोस्तों आपके नेत्र की रेटिना में पाई जाती हैं द्विध्रुवी तंत्रिका कोशिका। वे तंत्रिकाएं जिनमें विपरीत ध्रुवों पर उपस्थित एक एक्सान तथा एक डेंड्रान द्वारा सूचना का एक दिशीय प्रवाह होता है। द्विध्रुवी तंत्रिकाएं नेत्र की रेटिना तथा ग्रहण उपकला में उपस्थित होती हैं। इसके साथ अगला प्रश्न है, रेशम कीट की कौन सी अवस्था रेशम स्रावित करती है? तो रेशम कीट की वह अवस्था जिसमें रेशम स्रावित करती है वह हमारी अवस्था लार्वा कहलाता है। ठीक है, रेस कीट या बॉम्बिक्स मोराई के कैटरपिलर लार्वा पूर्ण वृद्धि के उपरांत भोजन करना बंद कर देते हैं और में लार ग्रंथियां विकसित हो जाती हैं तथा प्यूपेशन की प्रक्रिया जो है प्रारंभ हो जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है कि एक्सिस कशेरुकी की पहचान किसके द्वारा होती है? तो एक्सिस जो कशेरुक होता है इसकी जो पहचान होती है आपके ओडोंटाइड प्रवर्ध के द्वारा होती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, स्तनियों के मस्तिष्क में कौन सा रंध्र जोड़े में पाया जाता है? और वह होता आपका लुस्का का रंध्र।
स्तनधारियों के मस्तिष्क में मेटासील में पार्श्वी भित्ति पर लुस्का के युग्मित रंध्र उपस्थित होते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हैमबर्गर शिफ्ट भी कहलाता है? हाइड्रोजन शिफ्ट, बाइकार्बोनेट शिफ्ट, क्लोराइड शिफ्ट या सोडियम शिफ्ट। यहाँ पे दोस्तों हैमबर्गर शिफ्ट की बात कर रहे हैं। तो हैमबर्गर शिफ्ट कहलाता है, कौन सा कहलाता है? और वह कहला जाता है क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट की बात करेंगे, HCO3 आयनों की प्रतिक्रिया के स्वरूप होती है और प्लाज्मा की वैद्युत स्थैतिक उदासीनता बनाए रखने के लिए क्लोराइड आयन जो है प्लाज्मा से RBC विस्सित हो जाते हैं, जबकि बाइकार्बोनेट आयन जो है बाहर निकल जाते हैं। तो बाइकार्बोनेट क्या होते हैं? ये बाहर निकलते हैं। अगला, स्तनियों के किस अंग में ग्लिसंस संपुट पाया जाता है? अमाशय में, वृक्क में, वृषण में या यकृत में पाया जाता है? स्तनियों के किस अंग में आपका ग्लिसन संपुट जो है पाया जाता है? और वह होता है यकृत। ग्लिसन संपुट या कह सकते हैं ग्लिसंस आपके कैप्सूल जो होते हैं यकृत के चारों ओर से संयोजी ऊतक की एक परत द्वारा निर्मित आवरण होता है, जो यकृत के हिपेटिक धमनी, पोर्टल सिरापित्त, इसके साथ साथ वाहिकाओं को भी ढकता है। और इस आवरण का नाम फ्रांसिस गाल्टन, इस आवरण का नाम जो है फ्रांसिस गाल्टन 1597 टू 1677 नामक जैव शास्त्री के नाम के आधार पर ग्लिसंस संपुट रखा गया है। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है पर्णहरित में पाया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं पर्णहरित में हमारा कौन सा तत्व पाया जाता है? वह दोस्तों मैग्नीज। मैग्नीज क्लोरोफिल का आवश्यक घटक होता है। यह मैग्नीशियम आयनों Mg+2 के रूप में अवशोषित किया जाता है और इसकी कमी से पत्तियों में अंतराश्रीय हरिमहीनता उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, सेल्यूलोज क्या होता है? सभी लोग बताइए सेल्यूलोज क्या होता है? तो सेल्यूलोज जो होता है वह आपका पॉलीसेकेराइड कहलाता है। सेल्यूलोज ग्लूकोज का एक बहुलक है और यह लगभग दोस्तों आपके 6000, जी हाँ 6000 BD ग्लूकोज अणुओं से मिलकर बनता है और यह मुख्यतः पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। अतः सेल्यूलोज एक पॉलीसेकेराइड है। क्या हो जाएगा? पॉलीसेकेराइड हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया कि दलहन उत्पन्न करने वाली प्रमुख पादप कुल कौन सी होती है? प्रोएसी या ग्रेमनी, लिलिएसी, कुकुरबिटेसी या पेप्लियोनसी की बात करेंगे। तो दलहन उत्पन्न करने वाली प्रमुख पादप बताना है और वह प्रमुख पादप हमारी हो जाती है पेपिलियोनसी की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, विभिन्न प्रकार की दालें जो कुल है पेपिलियोनिटी से प्राप्त होती हैं, जैसे मटर, चना, लोबिया, अरहर, मसूर। ये दालों में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। तो आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। प्लाज्मा झिल्ली का संगठन क्या होता है? प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन, फास्फोरस, लिपिड या लिपिड शर्करा प्रोटीन। सभी बताइए। तो प्लाज्मा झिल्ली का संगठन यहाँ पे पूछा जा रहा है, वह होता है आपका प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन होता है। सभी लोग जानते हैं रॉबर्टसन ने प्लाज्मा झिल्ली के लिए एकक कला विचारधारा प्रस्तुत किया। रॉबर्टसन के अनुसार कला के मध्य में एक ऐसी वसी पदार्थ फास्फोलिपिड की बनी 2 परतें होती हैं। इन 2 परतों के दोनों ओर प्रोटीन अणुओं से बनी एक एक परत होती है। अतः प्लाज्मा झिल्ली का संगठन प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है लाइकेन क्या होता है? तो दोस्तों जो लाइकेन होता है आपका कवक शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध को लाइकेन कहते हैं और ये एक साथ रहकर सहजीवन व्यतीत करते हैं। और लाइकेन में पाए जाने वाला शैवाल घटक शैवलांश तथा कवकी घटक कवकांश कहलाता है। शैवलांश प्रकाश संश्लेषण में भोजन निर्माण करता है और कवकांश जो होता है वह शुष्कन से रक्षा तथा खनिज व जल अवशोषण करता है। अगला प्रश्न है NADPH जो है अपचयित होता है, किसमें अपचयित होता है? तो ये आपके अचक्रीय प्रकाश फास्फोराइलेशन में जो है आपका अपचयित होता है। हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि हिल्स क्रिया संपन्न होती है प्रकाश में, अंधकार में, दोनों में या इनमें से कोई नहीं।
तो हिल्स की क्रिया जो संपन्न होती है वह किस में होती है? वह प्रकाश में संपन्न होती है। अगला प्रश्न है, कार्बन चक्र में क्या सम्मिलित होता है? तो जो कार्बन चक्र होता है उसमें उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक जो है सम्मिलित होते हैं। ठीक है, पहले क्या होता है? पहले उत्पादक, फिर इसके बाद उपभोक्ता, फिर अपघटक। वायुमंडल में कार्बन CO2 के रूप में पाई जाती है और हरे पौधे CO2 प्रकाश संश्लेषण में उपयोग की जाती है, जिससे भोजन या कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है और इस कार्बनिक भोजन का उपभोक्ता में स्थानांतरण होता है और उत्पादक उपभोक्ताओं के अपघटकों द्वारा जो है अपघटन, श्वसन तथा जलने से CO2 जो है वायुमंडल में पहुंचती है। अगला प्रश्न है, लवणों का चक्रीकरण क्या कहलाता है? तो लवणों का जो चक्रीकरण वो कहलाता है दोस्तों, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? लवणों का चक्रीकरण क्या कहलाता है? तो लवणों का जो चक्रीकरण कहलाता है आपका जीव रासायनिक चक्र। जीव वातावरण में क्या होते हैं? अकार्बनिक पदार्थों को लेकर कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं और जीवधारियों के मृत्यु के पश्चात कार्बनिक पदार्थों का विघटन होता है और अकार्बनिक पदार्थों वातावरण में मुक्त हो जाते हैं। पदार्थों के इस चक्रीय भ्रमण के जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। जीव रासायनिक चक्र या जैव भू रासायनिक चक्र की बात करें। बायोजियोकेमिकल अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन किस एंजाइम द्वारा होता है? डीएनए पॉलीमरेज, एक्सोन्यूक्लियस या रिकॉम्बिनेस की बात करते हैं। तो डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन जो है किस एंजाइम द्वारा होता है? तो हम बात करेंगे आरएनए पॉलीमरेज की बात करेंगे। देखिए, डीएनए के निर्देशन में आरएनए जो होता है पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से विभिन्न प्रकार के आरएनए के संश्लेषण को अनुलेखन कहते हैं और प्रोकैरियोट में एक ही आरएनए पॉलीमरेज तीनों प्रकार के आरएनए बनाता है, जबकि यूकैरियोटिक में तीनों आरएनए के लिए अलग अलग आरएनए जो है पॉलीमरेज होते हैं। अगला जो प्रश्न है कि इनमें से किसमें प्रोटीनिमा अवस्था पाई जाती है? रिक्सिया, फ्यूरेनिया, सिले, जिनेला या पाइनस की बात कर रहे हैं। तो किसमें जो है प्रोटीनिमा की अवस्था पाई जाती है? और वह कहलाती है आपका फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया का पौधा युग्मकोभिद्ध होता है। यह दो अवस्थाओं में प्रोटीनिमा युग्मकधर में पाया जाता है। प्रोटीनिमा शाखित, श्यान, बहुकोशिकीय तथा तंतुमय होता है तथा युग्मकधर चिरकालिक, वयस्क, पत्ती युक्त यह सीधा खड़ा पौधा होता है। अगला जो प्रश्न है कि बीज का अंकुरण फल के अंदर ही पौधे से जुड़ी अवस्था में होता है, यह क्या कहलाता है? विविपैरी, स्कैरिफिकेशन, अंकुरण या इनमें से कोई नहीं। तो बीज का अंकुरण फल के अंदर ही पौधे से जुड़ी अवस्था में होता है, यह क्या कहलाता है? तो यह हमारा विविपैरी कहलाता है। जब बीज का अंकुरण जनक पौधे पर उगते हुए फल के अंदर ही हो जाता है तो इस प्रकार के अंकुरण को विविपैरी कहते हैं और ये अधिकतर लवणोद्भिद पौधे में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, इस्मैस्कुलेशन किससे होता है? तो इस्मैस्कुलेशन जो होता है दोस्तों वह आपके पराग कोशों को हटाने से होता है। जी हाँ दोस्तों, द्विलिंगी पुष्प से परागण के पूर्व या परिपक्व होने से पूर्व ही चिमटी की सहायता से पराग कोशों को हटा देना ही आपका विपुंसन कहलाता है। यह हम बात करेंगे इस्मैस्कुलेशन की बात कर रहे हैं। इसी को ही हिंदी में विपुंसन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यदि आरएनए में बेस क्रम 5AAA3 तो mRNA में बेस क्रम क्या होगा? दोस्तों, अगर डीएनए में जो बेस क्रम आपका दिया गया है 5AAA3 है तो mRNA का जो बेस क्रम हो जाएगा वह आपका हो जाएगा 3UUUU5। इसके बाद जो अगला प्रश्न दिया गया है कि इनमें से कौन स्टॉप कोडॉन है? जी हाँ, इनमें से स्टॉप कोडॉन पूछा जा रहा है। तो स्टॉप कोडॉन जो कहलाता है वह कहलाता है UGA, UAG और UAA। UGA, UAG तथा UAA यह समापन कोडान होता है, जबकि AUG यह आरंभ होता है।
अगर AUG होगा तो आरंभ होगा, और UGA क्या होता है आपका समापन होता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन जो है STD विषाणु जनित रोग है। तो STD विषाणु जनित रोग कौन सा कहलाता है, वह कहलाता है एड्स। यह HIV द्वारा होता है। यह विषाणु T सहायक कोशिकाओं पर वार करता है और प्रतिरक्षा तंत्र को यह निष्क्रिय कर देता है। अगला प्रश्न यहाँ पे अणुभार का सही क्रम बताना है। DNA, RNA, TNA, DNA, mRNA, RNA, सही अणुभार बताना है, सही क्रम बताना है। जब आपको पता होगा तभी आप लोग बता सकते हैं। tRNA, mRNA और DNA। DNA का अणुभार सबसे अधिक RNA में होता है, इसके बाद mRNA, इसके बाद RNA में होता है। तो हमारा सही क्रम जो सी ऑप्शन दिया गया है वह सही हो जाएगा। यहाँ बढ़ते हुए क्रम में दिया गया है, ठीक है। अणुभार का सही क्रम यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे जो ज्यादा होता है वह TNA का, इसके बाद mRNA का, सबसे कम होता है DNA का। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, निम्न में से फर्न में पाई जाती है यूस्टील, एक्टेटोस्टील, डिक्टोयोस्टील या इनमें से कोई नहीं। तो फर्न जो है किस में पाई जाती है, तो आप सभी लोग जानते हैं फर्न जो है आपके डिक्टियोस्टील में पाई जाती है। और जो अगला प्रश्न दिया गया है कि साइनोफाइसी का लक्षण क्या होता है, फाइकोसाइनिन, क्लोरोफिन बी, क्लोरोफिल ए या फाइकोएरिथ्रिन की बात कर रहे हैं। तो साइनोफाइसी का जो लक्षण हमारा कहला जाता है वह हमारा फाइकोसाइनिन कहला जाता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है आपका 100 नंबर क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पर है, और ये 50वां प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का, कि प्रोटिस्टा के सदस्य जो कवक से समानता दर्शाते हैं कहलाते हैं हाइप्रोफाइट, श्लेष्म फफूंद या एक्टिनोमाइसीटीज की बात करेंगे, इसको माइसीटीज की बात करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सभी लोग बताइए। ये आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न दिया जा रहा है कि प्रोटिस्टा के सदस्य जो कवक से समानता दर्शाते हैं कहलाते हैं। इसके साथ साथ 50 प्रश्नों में आपने कितना यहाँ पे स्कोर प्राप्त किया, आपको सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करना है। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी।